Topic of today's webinar is hepatitis C virus. हेपेटाइटिस सी वायरस प्लस इसकी सिम्टम्स और इसकी कॉजेज क्या होते हैं और इसकी एमएनटीज का क्या डाइट आप देख सकते हैं, कौन सी डाइट इफेक्ट रहेगी इसको रिवर्सिबल करने में, क्योंकि हेपेटाइटिस सी जो है अगर वो एक्यूट स्टेज में हो, क्रॉनिक ना हो तो वो उसका ट्रीट हो सकता है, क्रॉनिक भी हो तो भी ट्रीट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज माय इंट्रो। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन, वेट लॉस एक्सपर्ट, वर्किंग एज क्लिनिकल डाइटिशियन जमील मेडिकेयर हॉस्पिटल एंड सुग्रा स्लीप हॉस्पिटल एंड बाकी में ये मेरे सोशल लिंक्स हैं। दीज आर द प्रोफाइल्स ऑफ माय सोशल। नाउ अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस क्या है, क्या बेसिकली हेपेटाइटिस सी जो है वायरस तो है कि वायरस की वजह से होता है, वायरस कॉज करता है, बट हेपेटाइटिस सी में होता है क्या है कि इन्फ्लेमेशन होती है लिवर की। लिवर की इन्फ्लेमेशन होती है, ये एक ब्लड बॉर्न वायरस है। ब्लड बॉर्न वायरस मींस ये जो ट्रांस इफेक्ट होता है, ट्रांसमिशन होती है इसकी, वो ब्लड बॉर्न की वजह से होती है, यानी ब्लड के थ्रू होती है। तो सबसे पहले कि हेपेटाइटिस जब वायरस है उसने अटैक किया बॉडी को, किसी भी वजह से आप इन्फेक्ट हो गए हैं, आपकी ब्लड में वायरस चला गया है, तब आपको क्या होगा, ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है लिवर को, इन्फ्लेमेशन होती है लिवर की। इसके हेपेटाइटिस सी इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर काज्ड बाय द हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, वायरस ने लिवर की इन्फ्लेमेशन करवानी है। अब वायरस जो है वो अक्यूट भी हो सकता है और वायरस की वजह से अक्यूट और या फिर क्रोनिक दोनों हेपेटाइटिस हो सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय अक्यूट एंड व्हाट इज मीन बाय क्रोनिक? अक्यूट हम उस टर्म के लिए यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म मींस अगर आपको लेस देन विद इन 6 मंथ्स, लेस देन 6 मंथ्स एक टर्म होती है जिसके लिए हम अक्यूट यूज करते हैं कि ठीक है, अगर आपका वायरस ने अटैक किया है और उसके सिम्टम्स शो हुए हैं या उसकी जो भी अभी रीजंस है वो विद इन 6 मंथ्स है तो एक्यूट उसको हेपेटाइटिस बोलेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म हो गया, वो मोर देन 6 मंथ से ज्यादा आपको उसके सिम्टम्स शो हो रहे हैं और उसके साइड इफेक्ट्स जो भी सिम्टम्स हैं उसके वो मोर देन 6 मंथ से शो हो रहे हैं, वो इफेक्ट कर रहा है आपके लीवर को मोर देन 6 मंथ, देन दिस इज द क्रॉनिक हेपेटाइटिस। ठीक है, ये डिफरेंस है एक्यूट हेपेटाइटिस एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस में। अब इसमें आपके वो लेके जा सकते हैं, यानी हेपेटाइटिस में आपकी माइल्ड इलनेस से लेके सीरियस लाइफ लॉन्ग इलनेस भी हो सकती है। यानी कि अगर आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो गया तो वो आपको लेके जाएगा लाइफ टर्म लॉन्ग टर्म इलनेस की तरफ, जिसमें लिवर आगे फर्दर डैमेज होता है, लिवर की स्टेज आ जाती हैं, लिवर सिरहोसिस, लिवर कैंसर, लिवर सिरहोसिस ऑलमोस्ट, जिसको हम एंड स्टेज लिवर डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अगर आपका क्रॉनिक है तो वो आपको एंड स्टेज लिवर डिजीज की तरफ, सिरहोसिस और कैंसर की तरफ लेकर जाएगा। अदरवाइज एक्यूट है तो वो ट्रीट भी हो सकता है। ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। ट्रांसमिशन है, जैसे मैंने पहले बताया, दिस इज द ब्लड बोर्न वायरस, मीन कि इन्फेक्शंस के थ्रू ट्रांसमिट होगा, कोई भी ब्लड के साथ जो आपकी कंटेमिनेटेड चीज है उससे ये इफेक्ट होगा। ये जैसे यूजिंग अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, यानी इस तरीके से इंजेक्शन को, सिरिंजेस को, नीडल्स को यूज करना जो इन्फेक्टेड है, और वो इन्फेक्टेड ऐसे हैं कि किसी भी उसके ऊपर ऐसे पर्सन का ब्लड है जिसके अंदर एच वायरस है। ठीक है, जिसमें एचवी वायरस, ये एचसीवी वायरस होगा, हेपेटाइटिस सी का वायरस होगा, वो देन इन्फेक्ट कर देगा दूसरे पर्सन को भी और उसके ब्लड में ट्रांसफ्यूज हो जाएगा। इसमें किस तरीके से अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस आ जाती हैं कि हम जो अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस या हेल्थ केयर मोस्टली हॉस्पिटल्स में इस तरीके से सफाई का प्रॉपर हाइजीन का नहीं ख्याल रखा जाता और इंजेक्शन सिरिंजेस और ये चीजें यूज की जाती हैं बहुत से सारी जगहों में, जैसे हॉस्टल्स वगैरह में, या कुछ जो अगर आप एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं अपनी यूज इक्विपमेंट्स भी, तो उससे भी आपके हो जाता है कि एचसीवी जो हेपेटाइटिस सी वायरस है वो जो है वो ट्रांसफ्यूज हो जाता है। और अगर आपके देखिए अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंजेक्शन, ड्रग यूज, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस लीड टू, जिस जहां भी आपकी ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होगी आपकी, वहां पे हेपेटाइटिस सी वायरस होने के जो हेपेटाइटिस सी वायरस के फैलने का ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसकी पाकिस्तान इज द हैज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शंस ग्लोबली। ग्लोबली की बात हो रही है कि ओवरऑल वर्ल्ड में पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे आता है, कि इतनी ज्यादा इसके अंदर पाकिस्तान में इसकी इतनी ज्यादा रेशो है। अच्छा, इसमें अब मोस्टली
अगर देखें 90 डिफरेंट वो उसका स्टडीज का रिव्यू बता रहे हैं कि पाकिस्तान में एडल्ट पॉपुलेशन में जो है वो 11.55% एडल्ट पॉपुलेशन इन्फेक्टेड थी। और ड्रग यूजर्स जो हैं उनमें ज्यादा किस वजह से है, ड्रग यूजर्स जो सिरिंजेस का अनहाइजाइन होके सिरिंजेस का यूज करते हैं, अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस करते हैं, ड्रग्स जो यूज करते हैं, ठीक है, और उनके अंदर ज्यादा प्रिवेलेंस है 51% है। लेकिन ओवरऑल ये इसकी वर्ल्ड में स्टेटिस्टिक्स हैं कि कितने ओवरऑल वर्ल्ड में जो है वो इस लोग सफर करे हेपेटाइटिस सी वायरस से। देन है रिस्क एंड इसके रिस्क फैक्टर क्या है या हेपेटाइटिस सी वायरस के कॉजेज क्या है। तो सबसे पहले देखिए हेपेटाइटिस सी वायरस हम बात की है कि तब आपको होगा जब आपके ब्लड है, इफ द ब्लड ऑफ समवन हु हैज एचसीवी एंटर्स योर बॉडी, वो किसी और का इन्फेक्टेड ब्लड आपके साथ अटैच होगा, आपकी बॉडी में जाएगा तो वायरस आपके ब्लड में एंटर हो जाएगा। इस तरीके से ये वायरस इस तरीके से फैलता है। अब इसमें किस तरीके से हो सकती है, वही क्या हमने बात की, आफ्टर अ नीडल स्टिक और शार्प्स इंजरी, किसी भी इंजरी की वजह से, नीडल्स के यूज की वजह से, या फिर आपके कोई ब्लड है जो किसी और के साथ किसी भी कांटेक्ट हुआ है, वो आपकी स्किन के साथ या आपकी माउथ के साथ आपकी आईज के साथ उसका कांटेक्ट हो जाएगा, तो वो भी आपकी बॉडी में एंटर हो सकता है वाइल इंजेक्टिंग द स्ट्रीट ड्रग्स। ये वही सबसे ज्यादा मोस्टली ड्रग यूजर्स की में हेपेटाइटिस सी वायरस होने का जो है वो खतरा होता है। फिर आ जाते हैं इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स में देखें, इसके सिम्टम्स जो है वो अभी फर्स्ट वीक्स तक, अगर फॉर एग्जांपल किसी के साथ आप बैठे हैं और आप इन्फेक्ट हो गया बॉडी में, आप किसी भी पर्सन की बॉडी में चला गया वायरस, वायरस चला गया उसका ब्लड जो वो इन्फेक्टेड हो गया वायरस के साथ, लेकिन उसकी बॉडी में सिम्टम्स नहीं होंगे ऑलमोस्ट 2 वीक्स तक, जो है फर्स्ट वीक में बिल्कुल नहीं और सेकंड वीक भी नॉर्मल गुजर जाता है। आफ्टर 2 वीक्स के बाद जो है वो बॉडी में सिम्टम्स शो होना जाते हैं, और वो भी ये जरूरी नहीं है कि आफ्टर 2 वीक्स फौरन से स्टार्ट हो जाए। 2 वीक से 6 मंथ्स तक जो है वो एक प्रोसेस टाइम होता है जिसमें आपकी बॉडी में सिम्टम्स शो हो सकते हैं, ठीक है। और यही होता है कि अगर आपके स्टार्ट में हो गए तो अक्यूट अक्यूट में आ जाएगा कि आपको अक्यूट हेपेटाइटिस है, अदरवाइज अगर 6 मंथ से ज्यादा चला गया तो फिर आपके, या 6 मंथ तक चला गया तो वो आपका वो हो जाता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस। अच्छा, अब सिम्टम्स अगर अब जब अपीयर होना शुरू हो जाते हैं तो कौन से सिम्टम्स होते हैं। फीवर, बुखार होने लग जाता है बहुत ज्यादा, फीलिंग वेरी टायर्ड, बहुत ज्यादा थकावट रहने लग जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना, बिल्कुल भूख नहीं लग रही होती, या जो प्रॉपर भूख नहीं लग रही होती, खाने का दिल नहीं करता, नोजिया एंड वॉमिटिंग है कि बिल्कुल आपकी जो है वो दिल खराब होगा, वॉमिटिंग की कंडीशन होगी, क्या है ये, जो एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, पेन बहुत ज्यादा जो है वो पेट में दर्द रहेगा, डार्क यूरन, पेल फेसिस, जॉइंट पेन, जॉन्डिस, इसमें पेल फेसिस एक तो इसमें कलर भी आपका हो सकता है कि जो है वो डल हो, और येलोइंग ऑफ द स्किन भी हो जाती है, ठीक है। और वो उस येलोइंग ऑफ द स्किन या आईज उसको जॉन्डिस भी बोलते हैं, इसमें जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं। अब जॉइंट पेन भी इससे बहुत ज्यादा शदीद रह रही होती है। ये सारे सिम्टम्स हैं आपके, इफ अगर आपका हेपेटाइटिस आपको है, ठीक है। ये आपके सिम्टम्स शो होना शुरू होंगे, ये आपके आफ्टर 2 वीक्स और विद 6 मंथ्स तक शो होते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा स्टूडेंट्स जस्ट वेट अ मिनट। ओके नाउ कंटिन्यू इस। अच्छा, यहाँ तक हमारे सिम्टम्स हो चुके हैं। अब इसके डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस कैसा होता है कि आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, अगर आपकी बॉडी में जो एचसीवी का टेस्ट करवाते हैं, एंटीबॉडीज आ जाती हैं हेपेटाइटिस सी वायरस के खिलाफ, तो हमें पता चलता है कि बॉडी में
देखिए आपकी बॉडी में वायरस इंजेक्ट हुआ है तो इम्यूनिटी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। तो अगर आपकी बॉडी में एंटी एचसीवी होंगे तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में वो एंटी एचसीवी का मतलब है कि आप पॉजिटिव आ गया है और आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस की जो वायरस है वो आ गया है। ठीक है, इस चीज का होता है कि पॉजिटिव आ गया तो आपकी बॉडी में वायरस मौजूद है। और किस तरह डिटेक्ट करते हैं, एंटीबॉडीज के थ्रू डिटेक्ट करते हैं कि आइदर इसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं कि नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर तो ये वही ये इसमें ये भी एक चीज आ जाती है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है उनकी बॉडी फौरन से रिकवर कर जाती है और उसके खिलाफ एक्ट करती है, तो वायरस को जो है वो खत्म कर देती है, प्रॉपर तौर पर डिमिनिश कर देती है, सिम्टम्स शो नहीं होते। लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उनमें फिर जो है वो वायरस प्रोमिनेंट होता जाता है, एंटीबॉडीज वर्क नहीं करती, वायरस डोमिनेंट होता जाता है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी इम्यूनिटी को भी डिस्टर्ब करता है, उनकी बॉडी के और फंक्शंस को भी इफेक्ट करता है और फिर फर्दर लिवर डैमेज की तरफ भी जाता है। अच्छा, इसमें साथ एक और जो चीजें आ जाती हैं, ये लिवर फंक्शनिंग टेस्ट हैं। लिवर फंक्शनिंग टेस्ट से पहले अगर हम बात करें कि जो हमने टेस्ट करवाने होते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस के, अगर हम बात करें हेपेटाइटिस सी वायरस, आपने पढ़ा है कि हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस की टर्म हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, देखिए इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर के लिए। हमारे पास इसमें इफेक्ट हो रही है, लिवर इफेक्ट हो रहा है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेज होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जस्ट इन्फ्लेमेशन हुई होती है। ठीक है। तो हेपेटाइटिस की जो हेपेटाइटिस है वो फर्स्ट स्टेज आती है लिवर डिसऑर्डर्स में, जिसके अंदर जस्ट इन्फ्लेमेशन है और अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है। और इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है कि बॉडी में, आपकी बॉडी में कुछ ऐसी चीज हुई है, कोई टॉक्सिसिटी है, कोई इन्फेक्शन है, जिसके खिलाफ लिवर ने अपना काम किया और इन्फ्लेमेशन शो किया। ठीक है। इन्फ्लेमेशन का ये मतलब है कि बॉडी में अभी कोई टॉक्सिसिटी है या बॉडी में अभी कोई इस तरह के इन्फेक्शन मौजूद है जिसके खिलाफ लिवर वर्क कर रहा है। तो लिवर इन्फ्लेमेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लिवर डिसऑर्डर, ये बात याद रखनी है। फिर अब यहाँ पे एक चीज आती है, जैसे अभी हमने सिम्टम्स में पढ़ा है कि वेट, अभी हमने यहाँ पे सिम्टम्स में पढ़ा है कि जॉन्डिस होता है, ये येलोइंग ऑफ द स्किन, आईज होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अब देखें, जो आपका वायरस जो लिवर है, लिवर इफेक्ट करता है, लिवर इफेक्ट होता है इस वायरस की वजह से, और आपका लिवर बना रहा होता है प्रोटीन्स, और लिवर आपका बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो आपका जो लिवर है उसमें जो बिलीरोबिन है, बिलीरोबिन क्या है, आपके रेड ब्लड सेल्स का एक बाय प्रोडक्ट है। रेड ब्लड सेल्स से जब रेड ब्लड सेल्स डैमेज होते हैं, उनकी डेथ होती है, तो आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स का एक साइकिल होता है 4 मंथ्स का, जिसके बाद उनकी डेथ होती है, अगेन दूसरे न्यू रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स जिनकी डेथ होती है, उनके बाय प्रोडक्ट जो एक बनता है बिलीरोबिन, जिसको बोलते हैं बिलीरोबिन इज द प्रोटीन। अच्छा, ये प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद ये लिवर में प्रोसेस होती है, वहां से लिवर में प्रोसेस होने के बाद फिर ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है। लेकिन अब जब लिवर हेपेटाइटिस के केस में जब लिवर में इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, लिवर आपका सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो जो बिलीरोबिन आपके लिवर में आएगा प्रोसेस होने के लिए, वो प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगी, वो वहां पे एक्सक्रीट आउट बॉडी से प्रॉपर नहीं होगी, वो आपके ब्लड में उसका लेवल जो है वो रेज होने लग जाएगा। ठीक है। बिलीरोबिन आपकी बॉडी में जो है वो कोमुलेट होने लग जाएगी। ब्लड में जब वो कोमुलेट होगी, बॉडी में कोमुलेट होगी, बिलीरोबिन का लेवल ज्यादा होगा, तो ये एक येलोइश कलर की प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से आपकी येलो कलर आने लग जाता है, स्किन में, आईज में येलोइश कलर आने लग जाता है, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या कॉज क्या होता है, बिलीरोबिन प्रोटीन है जो ये शो करता है कि आपका लिवर जो है वो डैमेज हो रहा है, वो अपनी प्रॉपर जो वर्किंग है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज क्वेश्चन आता है कि क्या हेपेटाइटिस सी वायरस है और एक फैटी लिवर, आपने सुना होगा फैटी लिवर डिजीज, तो क्या हेपेटाइटिस सी वायरस का फैटी लिवर डिजीज के साथ कोई ताल्लुक है? कि हेपेटाइटिस सी वायरस वालों को फैटी लिवर हो सकता है? तो बेसिकली इनके दरमियान रिसर्चेस कहती हैं कनेक्शन है कि आपका जब लिवर परफॉर्म नहीं करा, एक्टिविटी सही से परफॉर्म नहीं करा, बॉडी मेटाबोलाइज नहीं करा, क्योंकि अपनी जो लिवर है वो जैसे बाइल रिलीज करता है, जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तो जब आपका लिवर डैमेज हो रहा है, लिवर सही तरीके से फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो आपकी जो एक्स्ट्रा फैट है वो कॉमुलेट होने लग जाएगा, और आपके लीवर के ऊपर भी कॉमुलेट होगा, और इस तरह आपको फैटी लीवर भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह फैटी लीवर और हेपेटाइटिस सी वायरस का भी एक कनेक्शन है, रिसर्च से जो प्रूव है। देन फर्दर एक क्वेश्चन आता है कि क्या हेपेटाइटिस सी वायरस वाले जो है वो उनको क्या वो मोटा भी हो सकते हैं, वेट गेन हो सकता है उनका कि नहीं हो सकता, वेट लॉस हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसके पीछे भी एक क्वेश्चन है कि ये
क्या है कि हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है, आपके हेपेटाइटिस सी वायरस बॉडी में आया, इम्यून सिस्टम को उसने जो है वो एक्टिवेट किया और उसने एंटीबॉडीज बनाई, लेकिन सम हाउ कुछ ऐसे भी होता है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को ऐसे मतलब इफेक्ट करता है कि इम्यून सिस्टम खुद ही थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक कर देगा। अगर इम्यून सिस्टम आपकी थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक कर दे या उसको डैमेज कर दे, तो आपकी कौन सी डिजीजेज हो सकती है थायराइड ग्लैंड की डिसऑर्डर्स में हम पढ़ते हैं हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। और उसको अगर आप डिटेल में पढ़ें तो आपको पता है हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म के केस में वेट गेन और वेट लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो इसी तरह हेपेटाइटिस सी वायरस जो मतलब हेपेटाइटिस सी है वो लिंक्ड होता है हाइपरथायराइडिज्म से भी, हाइपोथायराइडिज्म से भी, या वेट गेन और वेट लॉस से भी। डिपेंड करता है कि पेशेंट को कि इम्यूनिटी या उसके इम्यून सिस्टम में थायराइड को इफेक्ट इफेक्ट किया है कि नहीं किया। लेकिन अगर इफेक्ट हो करता है थायराइड को तो क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को हैंडल कर रहा होता है। थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग क्या है कि मेटाबॉलिज्म को उसने रेगुलेट करना है। देन आप वेट गेन और वेट लॉस आपका हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करें बायोकेमिकल टेस्ट की, तो आपको पता है एलएफटी, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट। ये आपका लिवर फंक्शनिंग टेस्ट क्यों करवाते हैं, जिसको एलएफटी बोलते हैं। इसमें आपके पता चलता है कि लिवर कितना एफिशिएंटली परफॉर्म करे। ठीक है, ये लेवल किस चीज को चेक करता है, चेक द लेवल्स ऑफ द सर्टेन एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स इन योर बॉडी। ये चेक करता है कि आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में कितनी एंजाइम्स और प्रोटीन्स हैं वो जो आपका लीवर बना रहा है, ताकि पता चले कि लीवर इफेक्टली जो है वो एफिशिएंटली अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर इनके लेवल्स एंजाइम्स और प्रोटीन्स के रेज आएंगे या लो आएंगे तो ये शो करता है कि आपकी लीवर जो है वो सही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिफरेंट टेस्ट और जिसमें हम मेजर करते हैं किन किन चीजों को, वो कुछ पार्टिकुलर ये चीजें आती हैं। यहाँ से देखें, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट टिपिकली इंक्लूड, इसमें एलानिन ट्रांस अमाइनेज है, एएलटी जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आपके पास एएसटी भी आता है। अच्छा, एएसटी और एएलटी में से जो आपका मेजर ज्यादा रोल होता है वो होता है एएलटी। एएलटी का जो डायरेक्टली लिंक होता है लीवर के साथ। अब ये है क्या एएलटी? एएलटी एलानिन ट्रांसमाइनेज, ये एक ऐसा एंजाइम है जो क्या है कि इस बॉडी यूज करती है, इज यूज्ड बाय बॉडी टू मेटाबोलाइज प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने के लिए एलानिन ट्रांसमाइनेज यूज होता है। जो आपकी, अगर देखें आपकी बॉडी में अब अगर फंक्शन लिवर जो है वो इफेक्ट फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा, सही से फंक्शनिंग उसकी प्रॉपर नहीं है, तो ये एएलटी जो है वो ब्लड में रिलीज होने लग जाएगा। जब एएलटी ब्लड में रिलीज होने लग जाएगा, आप ब्लड टेस्ट भी करेंगे, एलएफटी आपका ब्लड टेस्ट ब्लड के थ्रू होता है, तो आपका ब्लड में एएलटी लेवल्स ज्यादा आते हैं। जब एएलटी लेवल्स ज्यादा है, हायर देन नॉर्मल, इसका मतलब है कि लिवर डैमेज हो रहा है। यहाँ पे एलएफटी की रिपोर्ट है, इसको भी हम स्टडी करते हैं अभी। इसके बाद एस्पार्टेम ट्रांसअमाइनेज, ये भी एंजाइम है, ये आपकी लिवर से ज्यादा आपकी और चीजों में पाया जाता है, मसल्स में, आपके हार्ट में, लिवर में भी। ठीक है, ये मतलब दो तीन जगह पे बॉडी में पाया जाता है, इसलिए डायरेक्ट लिंक नहीं है। एएलटी का डायरेक्ट लिंक है आपके इसके साथ, हेपेटाइटिस के साथ या लिवर डैमेज के साथ, बट एएसटी का डायरेक्ट लिंक नहीं है। लेकिन एएसटी को एएलटी के साथ मेजर किया जाता है ब्लड में, दोनों को इकट्ठा देखा जाता है। और सेम एएलटी की तरह एएसटी की भी अगर जो है वो लेवल्स ब्लड में ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब है कि आपके लिवर जो है वो डैमेज हो रहा है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेस। अच्छा, ये इन दोनों के रिलीज होने का, ब्लड में क्यों रिलीज हो रहे हैं, कि ब्लड में रिलीज क्यों होते हैं अगर लिवर सही तरह परफॉर्म नहीं करा फंक्शन, तो इसके पीछे रीजन ये है कि आपके जो लिवर सेल्स हैं उनके अंदर जो लिवर सेल्स हैं उनके अंदर ये एएलटी और एएसटी पाया जाता है लिवर सेल्स के अंदर। और भी मतलब आपके मसल्स वगैरह में भी है तो, लेकिन बहुत लेसर अमाउंट में होगा। आपके लिवर की सेल्स के अंदर वो ज्यादा हाई अमाउंट के अंदर होता है एएलटी एंड एस्पार्टेम। अब जैसे लिवर डैमेज हुआ, तो लिवर डैमेज का क्या मतलब है? देखिए, लिवर आपने पढ़ा है कि हमारा ऑर्गन सेल से टिश्यू से मिलकर बने, टिश्यू सेल से मिलकर बन गए। तो इसका मतलब है लिवर आपका लिवर सेल्स है। जब वो लिवर सेल्स ही डैमेज हो रहे हैं आपके, वो डैमेज होने लगे, आपके लिए टूट रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, तो उसके जो एंजाइम्स, हर चीज रिलीज हो रही है, तो ये एंजाइम्स आपके ब्लड में रिलीज होने लग जाएंगे। इस तरह आपका एएलटी और एएसटी के लेवल जो है वो ब्लड में ज्यादा आते हैं। ठीक है, इस तरह मतलब पता चलता है कि जो डैमेज है वो लीवर डैमेज हो रहा है इस पेशेंट का। देन मतलब उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर आ जाते हैं अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट। अच्छा, एएलपी हमें क्या मेजर करते हैं इसमें? ये आपके बोन्स में भी पाया जाता है, बाइल डक्ट में भी होता है, आपके बाइल में होता है, लीवर में होता है। अब इसमें ये मेजर, अच्छा अगर आपका डिसऑर्डर आ रहा है, लिवर डैमेज आ रहा है, लिवर डैमेज हो रहा है, तो इसमें भी आपका जो है वो एएलपी का जो लेवल है वो ज्यादा होगा। ठीक है, ये लिवर की इन्फ्लेमेशन करवा देगा। इसमें बाइल डक्ट्स हैं, क्योंकि बाइल डक्ट्स में भी पाया जाता है, तो बाइल डक्ट्स की ब्लॉकेज होने लग जाती है। बाइल डक्ट्स की ब्लॉकेज होने लग जाती है और बोन डिजीजेस भी होती हैं अगर इसका लेवल ज्यादा है। और अच्छा, इसका लेवल बेसिकली चिल्ड्रन और एडोलिसेंट्स का अगर टेस्ट हो तो उसमें ज्यादा आता है।
क्यों ज्यादा आता है? क्योंकि बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है, बोन ग्रोथ बच्चों की भी और एडोलिसेंट्स की भी बोन ग्रोथ हो रही होती है। एडल्ट्स में बोन ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। अच्छा, तो इसका मैं बता रही थी आपको कि एडोलेसेंट्स में और चिल्ड्रन में, बच्चों में इसकी जो लेवल है वो ज्यादा होने लग जाते हैं। वो क्यों ज्यादा होने लग जाते हैं? क्योंकि उनमें बोन ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, इसके अलावा फर्दर ये जीजीटी ये भी हम मेजर करते हैं। गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज, सीरम बिलीरुबिन, बिलीरुबिन का लेवल मेजर करते हैं कि कितने अमाउंट में बन रही है। एल्ब्यूमिन मेजर करते हैं, टोटल प्रोटीन मेजर करते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ आपके जो है वो ब्लड में बन रहा होता है, लिवर प्रोड्यूस कर रहा होता है। एल्ब्यूमिन क्या है? एल्ब्यूमिन भी एक प्रोटीन है जो लिवर प्रोड्यूस कर रहा है। एल्ब्यूमिन मेन प्रोटीन है ब्लड में जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और इसको जो है वो करती है मतलब लिवर जो एल्ब्यूमिन है वो आपके डिफरेंट प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करती है, डिफरेंट एंजाइम्स को ब्लड के थ्रू बॉडी में लेके जाती है। ठीक है, ये इसके फर्दर टेस्ट है। अच्छा, यहाँ पे इसके टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देखें इनके बिलीरोबिन, यहाँ टोटल बिलीरोबिन का इफेक्ट है, बिलीरोबिन डायरेक्ट है, बिलीरोबिन इनडायरेक्ट कितनी है। यहाँ पे देखें एएलटी, एएलटी आपका इसको ही बोलते हैं एसजीपीटी को। ठीक है, फिर ये एक जो फॉस्फेट हमने पढ़ा, ये वो है अल्कलाइन फोस्फेट एएलपी। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे है जीजीटी जो भी हमने पढ़ा, एल्ब्यूमिन। ये देखें आपकी टोटल लेवल्स यहाँ पे है, और यहाँ पे आपकी विद इन उसकी जो रिजल्ट है वो है आपका कितनी रेंज में आना चाहिए। अगर आप इसको देखें तो ये आपकी लेवल से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे जो है वो पिक में नहीं पता चला है, लेकिन नॉर्मल लेवल से ये ज्यादा आएंगे। ये तो आपके बेसिकली ये प्रोटीन्स और इंजाइम्स डिफरेंट मेजर करता है, जो इस चीज को शो करता है कि आपका कितना इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, कि आपका लिवर, जिससे पता चलता है अगर आपके लेवल बहुत ज्यादा आ रहे हैं इसका मतलब आपका लिवर जो है वो काफी हद तक डैमेज हो चुका है। और अगर इसके लेवल थोड़ी थोड़ी रेज आए इसका मतलब अभी लिवर डैमेज जो है वो स्टार्ट पे है, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं लिवर का। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं क्लिनिकल साइंस। मतलब क्लिनिकल साइंस हमने अभी पढ़े हैं, इसके सिम्टम्स भी पढ़े हैं और कुछ साइंस भी पढ़े हैं, बट अगर उनके पीछे की डेफिशिएंसीज क्या है? क्योंकि डेफिशिएंसीज होती हैं जब आपका लीवर एक चीज आपकी सही तरह परफॉर्म नहीं करी, इसका मतलब उसके पीछे रीजंस हैं। अब देखें इजीली फैटीग्ड, जैसे हमने बात की, बहुत ज्यादा थकावट हो जाएगी, ये पुअर वर्क कैपेसिटी है कि काम नहीं किया जा रहा प्रॉपर तरीके से, फैटीग बहुत ज्यादा है, उसमें आपके ये डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। B12, B3, B6, B5, आयरन डेफिशिएंसी, ये आपकी कम्प्लेक्स जो है विटामिन बी में आ जाते हैं। कम्प्लेक्स विटामिन बी तो आपकी यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप ये आपको इजीली फटीग है। ठीक है, ये इसमें डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। फिर आपकी जो आइल्स जो है आइज है, पेल स्किन है और पेल नेल्स हैं, आपकी पेल स्किन है, आइज येलोइश कलर, उसमें आपका एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी और लिवर डिजीज, क्योंकि ये हो गया एक एनीमिया भी आ जाता है, ये डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर आयरन डेफिशिएंसी भी हो जाती है और लिवर डिजीज भी। एनीमिया के भी बहुत सारे कॉजेज आ जाते हैं, बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, और आयरन डेफिशिएंसी में भी ये होता है। देन आपके मसल क्रैम्प्स हैं, काफ मसल्स जो आपकी खास तौर पे पिंडलियों के मसल्स में पेन है, वो आपकी विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी में। और या फिर आपकी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का मसल्स कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का, तो इस वजह से मसल क्रैम्प्स पार्टिकुलरली जो है वो इसमें वजह से मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते हैं। मैग्नीशियम, पोटाशियम, फास्फोरस। देन थिन हेयर, उसमें आपकी बायोटिन डेफिशिएंसी होती है, विटामिन एच इज आल्सो बायोटिन, तो ये आपकी विटामिन एच की या बायोटिन की डेफिशिएंसी होती है। देन अब यहाँ पे आप बात करें कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, जो हमारा काम है डाइटिशियंस का, कि हमने कैसी उनको डाइट देनी है जो उनकी हेल्प कर सके इस चीज को रिवर्स करने में। तो सबसे पहले मॉडरेट कार्ब्स आ जाते हैं। जब आपने डाइट प्लान बनाना है तो आप बेसिकली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को डील करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैलकुलेशन करते हैं। ये फर्स्ट 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। कार्ब्स आपने मॉडरेट देने हैं, और कौन से देने हैं? कम्प्लेक्स कार्ब्स देने हैं। कम्प्लेक्स कार्ब्स आपके फाइबर रिच होते हैं। आपने मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब है कि आपने उसकी परसेंटेज मॉडरेट रखनी है, और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड करने हैं। आपने प्रोटीन कौन सी देनी है? हेपेटाइटिस में हाई प्रोटीन देते हैं, और उसको आप कैसे हाई प्रोटीन देते हैं? आप देखें जो एक नॉर्मल पर्सन है उसकी डाइट प्लान में आप प्रोटीन कैसे इंक्लूड करते हैं? एक एडल्ट के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है? 0.8 मल्टीप्लाई बाय पर केजी बॉडी वेट, यानी जितना पर्सन का बॉडी वेट है उसको आपने 0.8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। देन दिस इज द प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर अ
नॉर्मल एडल्ट पर्सन, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास हेपेटाइटिस सी, मतलब हेपेटाइटिस सी या अदर फर्दर हेपेटाइटिस का कोई पेशेंट है, तो आपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा करनी है। इसका मतलब आपने कितनी प्रोटीन लेनी है, 1.2 को आपने मल्टीप्लाई करना है पर केजी बॉडी वेट के साथ, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल 78%, 78 जो है वो किसी का, लेट्स सपोज 78 वेट है, तो उसको आपने उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे फाइंड करनी है, 78 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 के साथ। तो वेट करके देख लेते हैं, 78 मल्टीप्लाई 1.2, तो आपका 93.6, इसका मतलब ऑलमोस्ट 93.6, 94 ग्राम प्रोटीन आपने उसकी डाइट में इंक्लूड करनी है, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज इंक्लूड करके। फिर लो फैट आपने डाइट देनी है, लो फैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कौन सी फैट आपने देनी है, जो परसेंटेज आपने फैट की देनी है, ये तो नहीं कि बिल्कुल आपने माइनर कर देनी है, एक लो परसेंटेज इंक्लूड होगी, लेकिन वो परसेंटेज आपने जो फैट की रखनी है वो हेल्दी फैट्स की रखनी है, ओनली हेल्दी फैट्स। और वो हेल्दी फैट्स कौन से आपके आ जाते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और इधर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इंक्लूड करने हैं, वो आपके हेल्दी फैट्स का सोर्स है। देन विटामिन सी रिच, विटामिन सी रिच क्या है, अच्छा जी, विटामिन सी रिच जो फूड्स हैं वो आपकी, विटामिन सी रिच इसमें आ जाता है कि आपके एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी रिच आपके आ जाते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, और इसके अलावा आपकी बॉडी को इजीली हील आउट करने में हेल्प करते हैं, जो भी डैमेज हो रहा था उसे प्रिवेंट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, ठीक है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने ये इंक्लूड करना है डाइट में। देन आपका आ जाता है ये एक सैंपल डाइट प्लान जो आप दे सकते हैं। जी, पर अब डाइट प्लान की अगर हम बात करें तो ये एक एज अ सैंपल डाइट प्लान है जो हमने देना है। अच्छा, ये हमारे पास एक का जो है वो हमारे पास सैंपल डाइट प्लान है। देखें, ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग स्नैक आता है, लंच आता है, देन इवनिंग स्नैक और फिर डिनर। अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, देखिए, 2 स्लाइसेस ऑफ, अच्छा, ब्रेड, लेकिन व्हाइट ब्रेड नहीं देंगे आप, होल ब्रेड देंगे, होल व्हीट ब्रेड देंगे, ब्राउन ब्रेड देंगे, बिकॉज कम्प्लेक्स कार्ब्स का सोर्स होंगी। आप एग फ्राइड देंगे, एग फ्राइड में आप जो ऑयल यूज करेंगे फ्राइड के लिए वो एंटी इंफ्लेमेटरी ऑयल यूज करेंगे, कोई भी आप एंटी इंफ्लेमेटरी ऑयल यूज कर सकते हैं। एग आप देंगे क्यों, एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, एज अ सोर्स ऑफ हाई प्रोटीन का आपने प्रोटीन देनी है। 1 एग में आपकी 7 ग्राम प्रोटीन होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फ्रूट, हाफ कप फ्रूट जूस का जाएगा। मोस्टली यहाँ पे हम जो है वो सिट्रस फ्रूट्स का रिकमेंड करेंगे जूस, क्योंकि आपने विटामिन सी रिच डाइट देनी है। मॉर्निंग स्नैक में आप मिल्क शेक देने हैं, क्योंकि डेयरी भी प्रोटीन प्रोवाइड करती है, इसलिए आप डेयरी भी इंक्लूड करेंगे। डेयरी में आपका मिल्क शेक है तो उसमें आप 1 कप मिल्क और आपका 1/4 कप स्ट्रॉबेरीज है। स्ट्रॉबेरीज क्यों ऐड करें, बिकॉज बेरीज और स्ट्रॉबेरीज हैं बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स आ जाते हैं, तो आप इसलिए स्ट्रॉबेरीज रिकमेंड करेंगे। बिकॉज हमारे यहाँ जो ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज वगैरह वैसे नहीं मिलती, एक्सपेंसिव है, तो हमारे यहाँ कॉमन क्या है, स्ट्रॉबेरी, इसलिए हम स्ट्रॉबेरी इंक्लूड करें। अदरवाइज जो ब्लूबेरीज है मोस्ट, आप कह लें कि हेल्दी सोर्स है, अच्छा सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं। लंच में आप देखें रोटी दे रहे हैं, होल व्हीट की रोटी दें या उस कम्प्लेक्स कार्ब्स की रोटी दें, ओट्स की रोटी दे सकते हैं क्योंकि वो कम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। 4 to 5 टेबल स्पून आप कोई भी सैलड, वेजिटेबल सालन सालन का दें। उसके बाद आपका हाफ कप योगर्ट है, बिकॉज प्रोटीन रिच है। फिर आप देखें स्नैक्स में आपने फ्रूट सर्विंग दी है, अगेन एग बॉइल्ड है, और डिनर में आपकी चिकन है, चिकन दे सकते हैं, वो भी स्टीम है आपकी। और चिकन क्यों है कि आपका प्रोटीन रिच है, हाफ कप योगर्ट है, और वेजिस का सैलड है, सैलड में भी आप प्रोटीन सोर्स इंक्लूड कर सकते हैं, चिकन सैलड दे सकते हैं, इधर लंच में चिकन सैलड दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो फूड्स हैं, जो फूड्स हैं आपने कौन से इंक्लूड करे हैं फैटी लिवर के लिए, इसके अलावा कुछ फूड्स हैं जो मैं अभी आपको बताती हूँ। ओट मील है, ओट्स क्यों, बिकॉज कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। ओट मील, ग्रीन टी और टर्मेरिक टी, उसके बाद गार्लिक, बेरीज, ग्रेप्स, ग्रेप फ्रूट्स। अच्छा, ये 7 फूड्स हैं बेसिकली जो आपके कह सकते हैं कि लिवर लिवर हेल्दी फूड्स हैं, ठीक है। लिवर हेल्दी फूड्स कौन से, अगेन मैं एक्सप्लेन करी, ओटमील, ग्रीन टी, टर्मेरिक टी, गार्लिक, बेरीज, ग्रेप्स, ग्रेप फ्रूट। अच्छा, फ्रूट्स, ग्रेप फ्रूट्स या जो दूसरे सिट्रस फ्रूट्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। ग्रेप्स हैं आपके, बेरीज हैं, मैंने बताया एंटीऑक्सीडेंट रिच है। गार्लिक है, गार्लिक में आपको पता है कि बहुत अच्छा एक फंक्शनल फूड, सॉरी फंक्शनल कंपोनेंट पाया जाता है, एलिसिन जिसको बोलते हैं,
ठीक है। ये बेस्ट होता है आपका। गार्लिक है, उसके बाद आपका टर्मेरिक टी और ग्रीन टी। दोनों क्यों यूज किए जा रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर भी आपके फंक्शनल जो कंपोनेंट्स है वो बहुत इफेक्टिव फंक्शनल कंपोनेंट्स और डिटॉक्स का बहुत अच्छा काम करते हैं। लाइक जो है वो डिटॉक्स वाटर आप देख सकते हैं, लिवर डिटॉक्स वाटर स्पेसिफिकली आप देते हैं हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को, उनके लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन, व्हाट इज मीन बाय डिटॉक्सिफिकेशन? के जो बॉडी में टॉक्सिसिटी हो रही है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको बॉडी से रिमूव करना है, उसके लिए लिवर डिटॉक्स ड्रिंक्स देते हैं। और ग्रीन टी भी इसीलिए देते हैं कि आपकी बॉडी से टॉक्सिसिटी जो है वो रिमूव हो। ग्रीन टी में एक जो एक्टिव कंपोनेंट वो क्या पाया जाता है? कैटेचिन्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस चीज में कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जिसको हम फंक्शनल इंग्रेडिएंट भी कहते हैं। तो ग्रीन टी में कैटेचिन्स होते हैं, और टर्मेरिक टी में क्यूरक्यूमिन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये 7 फूड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, कौन से फूड्स हैं डाइटरी चॉइसेस जो आप दे सकते हैं? अच्छा, फूड्स टू ईट, आपने कौन से फूड्स देने हैं? ग्रेट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, गुड सोर्सेज, टर्की, फिश, टोफू, ये सारे आपके प्रोटीन के सोर्सेज हैं। एग्स, चीज देखें, एग्स। और इसके बाद जो है वो लीन मीट, लीन मीट में आपका फिश चिकन दोनों आ जाएंगे। चीज भी आपका प्रोटीन सोर्स है, ये मीन्स डेयरी योगर्ट मिल्क, वो आपका गुड प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स आपको प्रोवाइड करता है। बेस्ट आपके मीट एग वगैरह आ जाते हैं, लेकिन डेयरी से भी आपको अच्छे अमाउंट में प्रोटीन मिल जाती है। देन बीन्स, लेंटिल्स, आपकी चिकपीस यानी चने दालें, लोबिये, ये सारी चीजें आपकी प्रोटीन रिच होती हैं। एंड बेसिकली प्लांट प्रोटीन्स हैं, बट इनकी जो अवेलेबिलिटी है बॉडी में वो थोड़ी लो होती है, लेकिन अच्छे अमाउंट में प्रोटीन प्रोवाइड कर देती हैं। फिर नट्स एंड सीड्स आ जाते हैं, इसमें भी आपको नट्स एंड सीड्स आपके हेल्दी फैट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। तो जो भी आपने फैट इंक्लूड करनी हो, या तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑयल्स की फॉर्म में करेंगे, या फिर आप नट्स एंड सीड्स की फॉर्म में करेंगे, बिकॉज इनमें हेल्दी फैट्स हैं। नट्स एंड सीड्स आर द रिच सोर्सेज ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अगेन फूड्स आपने अवॉइड कौन सी करनी है? जो आपने, अगेन फैटी फूड्स, ग्रीसी फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सबसे पहले जो आपकी अनहेल्दी फैट्स आएगी। ठीक है, आपकी ऑयल जो आएगा वो आपका इन्फ्लेमेटरी ऑयल होगा, और वो आपकी बॉडी में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन हुई है, तो आपने बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं देनी जो आपकी इन्फ्लेमेशन करवाएं। देन कैंड सोर्सेज, प्रोसेस्ड फूड्स, ये सारी इसीलिए चीजें अवॉइड है क्योंकि इनके अंदर आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑयल्स का पोर्शन आ जाता है। फ्रॉम फास्ट फूड चेन्स, जितनी फास्ट फूड्स हैं वो भी अवॉइड होगी। साल्टी और ऑल शुगरी फूड्स ये आपने अवॉइड करवानी है। हेल्दी सोर्सेज इंक्लूड करने हैं। और अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन यहाँ तक। बच्चों अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट अगेन ज्वाइन करें सेशन, तो जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा वो, उसमें अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो हम उसमें डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। मैम सालन क्या होता है? सालन हाँ जो आप जी। रोटी के साथ खाते हैं। किसके साथ हो? रोटी के साथ, चपाती के साथ। वो उसका अदर कोई नेम है? नहीं, मैंने तो नहीं सुना ऑनेस्टली।